जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 12 के भूगोल में पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे। भी पाठ 3 के नोट्स का आगे की ओर अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें आधे पाठ के नोट्स हो गए थे और बीच में बाकी थे, शायद कपास तक पढ़ लिए थे। तो कपास से आगे का आज देखते हैं, फसलों का वर्गीकरण। कपास, हाँ कपास पढ़ लिया था पूरा। आगे देखते हैं जूट। तो इसमें आगे देखते हैं जूट के उपयोग आते हैं परीक्षा में लगभग, कि जूट के उपयोग की जूट का प्रयोग है वो किस किस में किया जाता है। तो यहाँ से जूट देखते हैं। तो जूट का प्रयोग है वो मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ये चीज़ें याद रखने, प्रयोग जरूर याद रखना है। फिर विश्व का लगभग 60% तो जूट कौन करता है? भारत उत्पादन करता है। फिर आगे गन्ने के बारे में, एक तो भाई गन्ना कौन सी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना कौन सी फसल है? उष्णकटिबंधीय। फिर उसके बाद ब्राज़ील के बाद भारत है वो दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। कौन सा है दूसरा बड़ा? ब्राज़ील के बाद पहला है ब्राज़ील, दूसरा है भारत। फिर आगे देखते हैं चाय के बारे में। तो चाय एक रोपण कृषि है। रोपण कृषि वाले पाठ में देखेंगे भी रोपण कृषि के कौन कौन से उदाहरण है। चाय, कॉफ़ी, कौवा, ये चीज़ें आती है, गन्ना भी। फिर काली चाय की पत्तियां हैं वो किण्वित होती है और चाय की हरी पत्तियां क्या हो जाती है बेटा? अकिण्वित होती है। फिर इसमें याद रखना है कि भाई चाय उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत है वो सबसे अग्रणी देश है चाय में। फिर कॉफ़ी में याद करने वाली एक चीज़ है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कॉफ़ी में, बार बार मोस्ट है ये, कि कॉफ़ी की 3 किस्मों के नाम बताएं। तो कॉफ़ी की 3 किस्में कौन कौन सी हैं? अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका, ये 3 किस्में हैं कॉफ़ी की। फिर आगे है भारत अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का क्या करता है? उत्पादन करता है। कौन सी किस्म की? अरेबिका किस्म की। फिर ब्राज़ील, पहला स्थान कॉफ़ी में किसका है? ब्राज़ील का है। और दूसरा स्थान किसका है? भारत, नहीं सॉरी, पहला कॉफ़ी उत्पादन में पहला देश तो ब्राज़ील का है और हमारे भारत का इसमें 8वां स्थान है कॉफ़ी में। हाँ 8वां स्थान है कॉफ़ी में भारत का। फिर आगे क्वेश्चन बार बार में आता है भी भारत में कृषि विकास पर वर्णन या फिर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो कृषि विकास में क्या क्या चीज़ें याद करने वाली है? एक तो भी लगभग 1/3 सिंचित कृषि भूमि पाकिस्तान में चली गई देश विभाजन के बाद। फिर आगे इसमें याद रखने हैं भी 3 उपाय हैं, कि ये क्वेश्चन अलग से भी बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ने में कौन कौन से उपाय बताए गए। तो उत्पादन बढ़ाने में कौन कौन से उपाय? 3 उपाय हैं। एक तो व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को क्या किया गया? उगाया गया। दूसरा है कृषि गहनता को बढ़ावा दिया गया। और तीसरा उपाय कौन सा है? कि कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि भूमि में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। ये 3 उपाय भी याद रखने हैं, साथ में ये भी कि 1950 के दशक तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया और इस समस्या से उभरने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए गए। कौन सी समस्या से? कि कृषि उत्पादन स्थिर हो गया था। इस स्थिर होने के उत्पादन से उभरने के लिए कौन कौन से 2 कार्यक्रम चलाए गए? एक तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम और दूसरा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको IADP और IAAP भी कहा जाता है। फिर याद रखना है कि 1960 के दशक के मध्य में गेहूं तथा चावल की किस्में कृषि के लिए उपलब्ध की गई थी। ये चीज़ें देख लेना भी थोड़ी। फिर आगे हैं NMS का पूरा नाम क्या है? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ये दोनों कार्य योजना भी याद रखनी है। एक तो है PKVY और RKVY। PKVY है सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और RKVY है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये चीज़ें याद करनी है। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास, ये चीज़ें भी याद करनी है। कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी के कौन कौन से कार्य हैं? तो कौन कौन से कार्य बढ़ोतरी के? एक तो है कि भारत की अधिकांश कृषि है वो फसलों, सब्जियों तथा दूध के उत्पादन में क्या की जाती है? उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरा है पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में कितने गुना वृद्धि हुई है? 50 गुना वृद्धि हुई है। फिर ये क्वेश्चन आता है भाई लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर इस पार्ट से कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक तो वो बनेगा कि भारतीय कृषि पर टिप्पणी। एक ही है क्वेश्चन की भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं? तो पाठ पढ़ाया था तब बताया था कि 8-9 समस्या है। पहले तो इन समस्याओं की हेडिंग याद करनी है और उसके बाद क्या करना है इसमें? उसके बाद का काम है कि इसमें वर्णन याद करें। तो 1 नंबर कृषि है अनियमित मानसून पर निर्भरता, कि मानसून है वो क्या होता है? अनियमित मानसून होता है। तो इसमें भारत में कृषि क्षेत्र
1/3 भाग है वो सिंचित है। कितना तिहाई? 1/3। शेष कृषि क्षेत्र किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर कृषि नहीं होगी, तो ये समस्या ही हो गई एक भाई, यही चीज़ है इसमें। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में काफ़ी उतार चढ़ाव पाया जाता है। अगर अधिक ज़्यादातर हो गई ना अनियमित, कभी ज़्यादा हो जाएगी तो भी फसलें खराब हो जाएगी, कम होगी तो फसलें होगी नहीं, तो फिर ये सबसे बड़ी समस्या है नियमित मानसून। फिर आगे निम्न उत्पादकता, भाई जितना अनाज होना चाहिए उतना अनाज नहीं होता है, तो वे ये भी कृषि की क्या हो जाती है? समस्या में आती है। तो इसमें देखो, भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी क्या है? बहुत कम है। वर्षा निर्भर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें, तिलहन की खेती की जाती है और यहाँ इनकी उत्पादकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अगर कृषियों में फसलों की निम्न उत्पादकता है तो ये भी एक क्या है? समस्या है। फिर आगे वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता क्या होता है? कर्जा होता है तो वो ऋण हो जाता है। तो आधुनिक कृषि में लागत क्या आती है? बहुत आती है। जो आजकल आधुनिक कृषि हो रही है उसमें लागत ज़्यादा आती है और मुनाफा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यही एक समस्या है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत ही कम हो या क्या होती है? नए के बराबर होती है। समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं और महाजनों से क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। तो ऋण लेते हैं तो वो वापस नहीं चुका पाते हैं, तो ऋण से क्या हो जाते हैं? ग्रस्त हो जाते हैं। भूमि संसाधनों की कमी, भी भूमि में क्या संसाधनों की कमी होती है? भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणाली को अलग से छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियाँ कौन कौन सी थी? महलवाड़ी, रेतवाड़ी तथा जमींदारी। इसमें से सबसे अधिक किसानों का शोषण कौन सी प्रणाली के द्वारा किया जाता था? ये इसमें जमींदारी जो प्रणाली है इसमें सबसे ज़्यादा किसानों का क्या होता था? शोषण होता था। फिर है छोटे खेत तथा विखंडित जोत, भाई जो खेतों का आकार था ना वो विखंडित था। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोत या फिर खेतों का औसत आकार है वो और क्या हो गया? सिकुड़ गया। क्यों गई? भी जनसंख्या बढ़ गई तो खेत छोटे हो गए, खेतों में बंटवारा हो जाता है तब इसके लिए भी छोटे हो जाते हैं। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं? अलाभकारी हैं। फिर आगे कौन सी समस्या है? आगे समस्या है वाणिज्यिक का अभाव। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है? खेतों में अपन जो उत्पादन होता है उनको बेचना, वाणिज्य करना। भारत के अधिकांश किसानों के पास कम कृषि भूमि है जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खाद्यान्नों का क्या करता है? उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं। यद्यपि देश के कुछ सिंचित भाग भी सबसे पहले प्राथमिकता तो यही होगी कि खेत से जो अनाज होगा इससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, उसके बाद में हम बेचने का सोचेंगे। यद्यपि देश के कुछ सिंचित भागों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा क्या हो रहा है? कृषि का वाणिज्यीकरण भी हो रहा है। फिर आगे व्यापक अल्प रोजगारी भी जो खेती करते हैं ना उसके पास 12 मासी रोजगार नहीं होता, कुछ समय के लिए रोजगार होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अल्प रोजगारी। ये चीज़ इसमें बताई गई है कि भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या पाई जाती है? अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है। ऋत्विक बेरोजगारी मतलब ऋतु के अनुसार, भाई कटाई का टाइम आ गया तो रोजगार मिलता है, अगर कटाई खेतों में नहीं है तो रोजगार नहीं है, जो 4 से 8 महीने तक रहती है। कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते, वर्ष भर कार्य नहीं होते हैं। कृषि योग्य भूमि का क्या होता है? यहाँ पे निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई है। इससे मृदा उर्वरता क्या हो जाती है? क्षीण या फिर बहुत ही कम हो सकती है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिक्षेदिका में जहरीले तत्वों का क्या हो जाता है? साधन या फिर मिलावट हो जाता है उसके अंदर। भी खेतों में अधिक मात्रा में जहर या कीटनाशक दवाइयाँ डालेंगे तो वहाँ पे मृदा में किसकी मात्रा बढ़ेगी? जहरीले तत्वों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिंचित क्षेत्रों में फसल प्रतिरूप के दलहन, जिनको क्या बोलते हैं? लेग्यूम किसे कहते हैं? फसल प्रतिरूप के दलहन को लेग्यूम कहा जाता है, विस्थापित हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे पाठ 3 का नोट्स कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे पाठ 4 और उसके बाद करेंगे पाठ 4 के नोट्स।